गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, आज ये हमारी क्लास शुरू हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से रीट 2022 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की क्लासेज शुरू की गई है। वो क्लासेज चल रही है, उसमें हमारे दो टॉपिक्स हो गए हैं। एक तो लिंकिंग डिवाइसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इस नाम से टॉपिक है और दोनों क्लासें कंप्लीट हो गई है। थर्ड क्लास जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आज की जो क्लास है यह एक नया इनोवेशन शुरू किया है। यह है कि जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, देखो ये रीट का जो मैटर है वो अलग है और आज की जो क्लास है वो रीट की नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से या एकेडमिक क्लासेज के हिसाब से इंग्लिश ग्रामर में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, उनके लिए ये नई क्लासेज शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा, लर्निंग करवाया जाएगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो हमारे लर्निंग में गैप पैदा करता है, उस लर्निंग गैप को स्टॉप किया जाएगा और उसको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने आज से एक चार्ट सेट किया है कि आज से हम इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं। इसमें उन सभी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा जो एकेडमिक क्लासेज में पढ़ते हैं, मतलब कक्षा 6 से जो 11वीं 12वीं तक पढ़ते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं जिसमें उनके इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस चैनल पर एक और नया इनोवेशन शुरू किया है। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में प्रत्येक टॉपिक्स को इस चैनल के माध्यम से स्टडी करवाई जाएगी। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में आप जानते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें राइटिंग भी है। अभी हम फ़िलहाल राइटिंग पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं जो प्रत्येक भाषा में होती है। ग्रामर मतलब व्याकरण, मतलब किसी भी भाषा को सीखने का एक पहले उसका ये होता है, तो किसी भाषा को सीखने से पहले उसकी व्याकरण की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, तो डरने का एक मेन कारण ये भी है कि वो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको नहीं सीख पाते हैं या वो सीखने में उनकी रुचि नहीं होती है। जिस प्रकार से हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं या हिंदी को बोलना सीखते हैं, हम कोई भी बच्चा जो होता है उसका जब जन्म होता है, बर्थ होने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने माँ बाप के पालन पोषण में वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है, तो ऑटोमेटिक उसकी डायलेक्ट, उसकी जो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, थोड़ा बड़ा होने के बाद उस हिंदी बोलने लगता है। तो ये क्या है, ये यही है कि वो उसको सुनने में वही मिला है और जैसा आदमी सुनेगा पढ़ेगा वही वो बोलेगा। मतलब बोलने से पहले जो चीज़ उसको बोलनी है उसे पहले पर्याप्त रूप से सुनने को मिलनी चाहिए। तो देखिए, हम अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी में क्या है, हम कोई भी सेंटेंस जो होता है, जैसे कोई भी वाक्य अंग्रेजी में बोलना है, तो हम पहले उसको क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं या हिंदी में लिखते हैं, फिर हम उसका ट्रांसलेट करते हैं, उसमें रूल्स, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूला जो होते हैं वो उसमें लगाते हैं। इसका कारण यही है कि हम अंग्रेजी से जुड़े हुए नहीं हैं, अंग्रेजी से हमारा जुड़ाव नहीं है, इसलिए हम उसमें इस तरीके से रूल लगा के उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। तो आपको पता है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, टेंस है। टेंस मतलब वर्ब है, टेंस मतलब वर्ब है। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है
उस सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है वर्ब। किसी भी सेंटेंस का जो वाक्य होता है उसका मुख्य पार्ट क्या है? वर्ब है। मतलब वर्ब से ही सेंटेंस बनता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना मस्ट है। मतलब सेंटेंस वो जब ही कहलाएगा जब उसमें वर्ब होगी। तो देखिए, टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस क्लास के माध्यम से पहली क्लास है, हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंस से पहले भी हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अपन टेंस पे जाएंगे तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। देखो क्या है, हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? टेंस की। तो टेंस होता क्या है, ये टॉपिक क्यों बना है, इसको पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको पढ़ें उसके पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं। देखो आप, जिस प्रकार से हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला जो है। अल्फ़ाबेट में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 26 जो वर्ण होते हैं वो आपस में इंटरचेंज में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स मतलब 26 जो लेटर हैं। देखो पूरी अंग्रेजी जो है, जैसे हिंदी है, हिंदी में जो वर्णमाला है 52 जो लेटर हैं, वैसे ही इंग्लिश में 26 लेटर हैं। और ये जो 26 लेटर हैं जो आपस में आगे पीछे बार बार घूम फिर कर क्या बनाते हैं? ये वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। मतलब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब एक शब्दों का समूह होता है। ये जो शब्दों का समूह होता है, इसका जो सेंस होता है, इसका जो भाव होता है, वो भाव कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है। इसका जो भाव होता है वो कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है। मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, उसका जो सेंस है वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। जब जाके वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो कोई सार्थक अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो कोई सार्थक अर्थ प्रकट करे वह वाक्य मतलब सेंटेंस कहलाता है। अब आपको समझ आया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? वर्ड से मिलकर बनता है। वर्ड्स किससे बनता है? अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं 26 क्या है? ये लेटर। लेटर मतलब वर्ण, लेटर्स, ये वर्ण है। तो लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मतलब केवल एक शब्द से सेंटेंस नहीं बनता है, उसमें कम से कम दो शब्दों का होना जरूरी है। और जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसका सेंस कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब आप कहेंगे भाई सार्थक क्या चीज़ है? तो सार्थक का मतलब यह है, कोई भी जो सेंटेंस है, जैसे मैं बोलता हूँ आई टेक टी या आई ड्रिंक टी, इसको ऐसा लेते हैं आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। वैसे टी और वाटर के अर्थ में टेक वर्ब लेते हैं, हैव भी लेते हैं, पर देखो हम बात कर रहे हैं सार्थक की, तो यहाँ समझेंगे जैसे आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। अब ये है, ये क्या है? मीनिंगफुल है। क्या है ये? मीनिंगफुल है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें आई ईट टी, क्या लिखें? आई ईट टी, मैं चाय खाता हूँ। देखिए ये गलत है, आप समझ रहे हैं, आप भी कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, पर सार्थक जो होता है उसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। आई ड्रिंक टी ये मीनिंगफुल है, मैं चाय पीता हूँ, ऐसा होता है।
आई ईट टी, मैं चाय खाता हूँ, ऐसा नहीं होता है, चाय को खाया नहीं जाता है। तो ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं है। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, बट इसका जो सेंस है वो क्या है, मीनिंगफुल नहीं है। तो जिस सेंटेंस का सेंस मीनिंगफुल नहीं होता है वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो आपको समझ आया कि ये मीनिंगफुल का क्या मैटर है। मीनिंगफुल का मतलब जो है, आपने देखा कि आई ड्रिंक टी है जो मीनिंगफुल है और आई ईट टी जो मीनिंगफुल नहीं है। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं टेंस की पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि बेसिक नॉलेज जो है वो बेसिक नॉलेज, क्योंकि हम ये जो क्लासें इंग्लिश ग्रामर की हम शुरू कर रहे हैं, ये क्लासेस शुरू करने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि इसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करवाएंगे। कोई भी जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक को कहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से, एक से भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक पढ़ने से पहले जीरो पढ़ेंगे कि एक कहाँ से आया। तो देखिए आपने देखा अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसमें 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्दों से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और जो सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है, और उस शब्दों का जो समूह है उसका सेंस कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो हिंदी में बताई है कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो कोई सार्थक अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। देखिए अब इसके आगे चलते हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं, सेंटेंस पर। कहाँ पहुँचे हैं, सेंटेंस पर। और इंग्लिश जो है वो पूरी क्या है, एक मतलब सेंटेंसेज का पूरा ताना बाना है, मतलब उसमें सेंटेंसेज हैं। अब सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको अर्थ आ गया सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। वाक्य मतलब कथन, स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट मतलब कथन, मतलब कही हुई बात, वो सेंटेंस है। अब सेंटेंसेज की जो टाइप्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने इसके प्रकार हैं। तो देखो जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, सब अलग अलग बताते हैं, पर हमें पहले जो चीज़ सीखनी है वो यही है कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेज जो है वो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। जो 4 टाइप्स हैं उसमें देखिए आप, पहला जो है मैं हिंदी में लिखता हूँ पहले, उसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। दूसरा जो है उसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। पहला जो है उसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, दूसरा जो है उसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य, तीसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा जो है उसको कहते हैं, ये प्रश्नवाचक भी होता है और प्लस नकारात्मक भी होता है। मतलब ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, मतलब 2 चीज़ें उसमें इंक्लूड है। जैसे कोई वाक्य सकारात्मक है तो वह नकारात्मक नहीं हो सकता, और कोई वाक्य नकारात्मक है तो वह सकारात्मक नहीं हो सकता। कोई वाक्य प्रश्नवाचक है तो वो सकारात्मक नहीं हो सकता, पर जो वाक्य प्रश्नवाचक है वो प्रश्नवाचक वाक्य सकारात्मक भी रहता है, जो वाक्य प्रश्नवाचक है वो नकारात्मक भी होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 प्रकार के वाक्य देखे हैं। प्रश्नवाचक, नकारात्मक, ये चौथा है। चौथे से पहले ये हमें 3 वाक्य देखे हैं कि सकारात्मक जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नकारात्मक जो होता है इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक को क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक जो होता है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब सकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव या पॉजिटिव, नकारात्मक को नेगेटिव और प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव। अब देखो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है
प्रश्नवाचक और नकारात्मक को क्या कहेंगे, आप पहले से जानते हैं। इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब कोई भी वाक्य जो है वह इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखो, हमने केवल सेंटेंस के बारे में देखा है कि सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स उनके क्या क्या होते हैं वो हमने देखा है। इसी के साथ हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस वाक्य का समूह है, मतलब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ए ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है उसे मैंने आपको बताया, उस सेंटेंस में या तो 2 वर्ड होंगे या 2 से अधिक होंगे, मतलब न्यूनतम 2 शब्दों का होना जरूरी है। अब वो जो 2 न्यूनतम शब्द होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, तो देखिए उसमें क्या है, एक तो कर्ता, दूसरा है क्रिया, थर्ड है कर्म। कर्ता जो है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। कर्ता जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। क्रिया जो है वो क्या है? वर्ब। और कर्म जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? कर्ता जो सब्जेक्ट है उसको एस से सिम्बोलाइज करते हैं, क्रिया जो वर्ब है उसको वी से सिम्बोलाइज करते हैं, कर्म जो ऑब्जेक्ट है उसको ओ से सिम्बोलाइज करते हैं, SVO। देखो, कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वाक्य की बात कर रहे हैं। वाक्य में सबसे जो मस्ट, जो कंपलसरी जो है वह क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। मतलब किसी भी वाक्य में किसका होना अति आवश्यक है? वर्ब का होना अति आवश्यक, अनिवार्य है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो चलेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बन जाएगा। पर अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। मतलब केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं बनता है। सेंटेंस कब बनता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, या वर्ब ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों हो। आई बात समझ में? तो देखो, सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है। तो वो शब्द कौन कौन से होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म। देखो यहाँ पर आप कहेंगे किसमें तो क्रिया विशेषण भी आता है, विशेषण भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, प्रीपोजिशन भी आता है, कंजक्शन भी आता है। वो सब बाद की बात है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वाक्य जो होता है उसके मुख्य अंग क्या है। तो मुख्य अंग यही है, कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसको डूअर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूअर। DO मतलब करना, और डूअर मतलब करने वाला, मतलब काम करने वाला। तो कर्ता जो है उसको सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं, क्रिया जो होती है उसको वर्ब कहते हैं, और कर्म जो होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करें कर्ता क्या होता है। तो कर्ता आप जानते हैं, काम या कार्य करने वाला। काम या कार्य करने वाला। ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। मतलब ऐसा है, काम करने वाले का अर्थ यह है कि काम करने वाला व्यक्ति, वस्तु या जानवर कर्ता कहलाता है। मतलब कार्य को करने वाला, जो कार्य को कर रहा है, वो कार्य को करने वाला व्यक्ति हो, या कोई वस्तु हो, या कोई जानवर हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। आया आपको बात समझ में? काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और ये वाक्य में क्रिया से पहले आता है। कहाँ आता है? ये वाक्य में क्रिया से पहले आता है। सेकंड है क्रिया, जिसको वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होती है? काम। ये क्या है? काम मतलब कार्य, जिसको हम वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो देखो, वर्क मतलब वर्ब, क्रिया जो है वो काम मतलब कार्य। मतलब अब देखो, कर्ता कौन था? कार्य करने वाला। ठीक है। अब क्रिया क्या है? कर्ता जो काम करता है वह क्रिया कहलाती है। मतलब कर्ता जो काम करता है वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। मतलब कर्ता ने जो काम किया वो काम क्या है? क्रिया है। सीधा सीधा मैंने यहाँ लिख दिया है, काम या कार्य क्या है?
वर्ब मतलब क्रिया होती है। थर्ड है कर्म, ये ऑब्जेक्ट है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि कर्ता जो काम करता है उसमें जो सहायता करता है वो कर्म कहलाता है। बिल्कुल सही है। मतलब कर्ता ने जो काम किया तो कर्ता के द्वारा किए गए काम में जिस तीसरी चीज़ ने उसकी सहायता करी, वो सहायता करी मतलब वो जो उसके साथ सम्मिलित हुई वो चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। पर इसको दूसरे तरीके से मैं कहूँगा कि कर्ता जिस वस्तु या व्यक्ति पर काम करता है वह वस्तु, व्यक्ति, जानवर, तीनों, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। मतलब कर्ता जिस व्यक्ति, वस्तु या जानवर पर काम करता है वो वस्तु, व्यक्ति या जानवर क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कर्म। कौन कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी जानवर हो। निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग में इंसान भी हो सकता है और जानवर भी हो सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि कर्म की परिभाषा क्या होगी कि कर्ता जिस वस्तु, व्यक्ति या जानवर पर काम करता है वो वस्तु, व्यक्ति या जानवर उसका उस वाक्य में कर्म कहलाता है। तो देखिए हमने सेंटेंस के बारे में देखा कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। फिर जो सेंटेंस होते हैं उसके जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता को सब्जेक्ट या डूअर, क्रिया को वर्ब और कर्म को ऑब्जेक्ट। फिर कर्ता क्या होता है? काम करने वाला होता है जिसको एस से सिंबलाइज करते हैं। क्रिया जो होती है वर्ब होती है, वर्ब का मतलब काम होता है, कार्य जिसको कहते हैं। वर्ब किसी भी सेंटेंस में होना मस्ट है, मतलब सेंटेंस वो जब भी कहलाएगा जब उसमें वर्ब होगी। कर्म जो है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, जानवर पर जो कर्ता कार्य करता है वो व्यक्ति, वस्तु, जानवर क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ये हुई क्या? बेसिक नॉलेज बिफोर टेंस। मतलब टेंस पढ़ने से पहले हमें बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हमने प्राप्त करी। अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमने बात करी किसकी? सब्जेक्ट की। किसकी बात करी? सब्जेक्ट की। सेकंड बात करी हमने वर्ब की। थर्ड बात करी हमने ऑब्जेक्ट की। मतलब टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हमें 3 चीज़ें ज़्यादा सीखनी है। मतलब ये सीखनी ये 3 चीज़ें ही हैं। सब्जेक्ट जो है, किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा? या तो कोई नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। अगर नाउन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। नाउन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा मतलब नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा मतलब नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा आप जानते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं हम, 6ठी क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है, 6ठी के पहले पढ़ा दिया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही यहाँ है। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम है। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम क्या होता है? आप जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब वाक्य में कोई भी जो संज्ञा आई है उसके स्थान पर उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अपन जो लगा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट क्या है? प्रोनाउन है। तो देखो, किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। आगे चले वर्ब। वर्ब का मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने चर्चा करी, क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। वर्ब जो है अलग अलग टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर है, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलकर ही सेंटेंस बनाते हैं। वर्ब जो है इसके 2 टाइप हैं। एक तो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ काम आती है? अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती है, पर विशेषकर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। देखो आप, नेगेटिव सेंटेंस
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। एन मतलब नेगेटिव, आई मतलब इंट्रोगेटिव। और दूसरी जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है, कोई टेंस ऐसे हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, कुछ टेंस में, कुछ में आती भी है। तो देखो वर्ब जो है वो दो टाइप की हम वर्ब पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम HV से सिंबलाइज करेंगे, मेन वर्ब को MV से कर सकते हैं या केवल V से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है? ये वही होता है जैसा सब्जेक्ट होता है, पर इसका जो है वो बदल जाता है। मतलब जो नाउन है वो नाउन की जगह तो नाउन ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, पर जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में अलग होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट के रूप में आई है तो ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वो आई नहीं होकर क्या होगा? मी होगा। अगर यहाँ वी है तो वी नहीं, यहाँ वी नहीं होकर यहाँ क्या होगा? अस होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। तो देखो हमने ये बेसिक नॉलेज बिफोर टेंस हमने आज सीखा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी दी है। अब टेंस की बात करें तो टेंस बहुत सीधा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और अगर हम टेंस हमारे समझ में आ गया, इसका मतलब हम अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से रुचि लेंगे और अंग्रेजी से हम पीछे नहीं हटेंगे। टेंस जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। टेंस क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कोई भी जो टेंस है, जैसे टेंस आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? उसमें प्रत्येक टेंस जो हम पढ़ेंगे उसमें जो 4 प्रकार के वाक्य मैंने आपको बताए हैं, प्रत्येक प्रकार के वाक्य को हम सीखेंगे। मतलब अब आपको टेंस से भय नहीं रहेगा, आप टेंस से बिल्कुल भय मुक्त हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वास्तव में अगर ये नॉलेज हमारे पास पहले होती तो आज हम अंग्रेजी में और अच्छा कर पाते और अच्छा हम इसमें इंटरेस्ट लेते और हम मतलब अंग्रेजी पढ़ने की हमारी हैबिट बन जाती। तो देखिए, ऐसा कहते हैं देर से ही सही, मतलब जब जागो जब ही सवेरा है। तो आज हमने टेंस के पहले की जो नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए वो हमने बात करी है। अब कल की क्लास से हम टेंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और आप थोड़ा ये करें कि इस चैनल को सावन सर इंग्लिश जो चैनल है, सर इंग्लिश, ये जो चैनल है इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो फैमिली मेम्बर हैं उसमें आपस में शेयर करें। और ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे जो युग आ रहा है वो अंग्रेजी का युग आ रहा है। और जो बच्चे 12वीं तक पढ़े हुए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, काम धंधा कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में हैं, उनको भी ये टेंस की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे अंग्रेजी का ये हो रहा है, पॉपुलराइजेशन हो रहा है। तो पॉपुलर अंग्रेजी हो रही है तो हमें अंग्रेजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सावन सर इंग्लिश जो यूट्यूब चैनल है इसका लिंक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पर शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुँचे और इसका लाभ सबको मिले। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।